नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। हम लोग रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए रेलवे साइंस यूथ कंपटीशन का न्यू एडिशन का सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कंप्यूटर का स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में केमिस्ट्री का क्लास 10 वीडियो देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 451 से क्वेश्चन नंबर 500 तक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाग लेता है? तो N2 में आबंध बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या भाग लेता है ना, 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाग लेता है, ये याद रखना है। देखिए N2 में N परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिबंध बनता है। अतः N2 अणु के निर्माण में कुल 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 जोड़े भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। अब बात आई है कि नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन से याद रखना है आपको क्या, नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। नाइट्रोजन की खोज या तो नाभिक की खोज पूछे तो रदरफोर्ड ने ही किया था। ठीक है, अच्छा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो नाइट्रोजन ही है। कितना? 78% है। यूरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है परिवर्तनीयता, परिवर्तनीय संयोजकता डैश को दर्शाते हैं। तो परिवर्तनीय संयोजकता किसको? संक्रमण तत्वों से दर्शाते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व जो होता है वो परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाता है। ठीक है, इसका संयोजकता क्या बदलते रहता है, किसका? संक्रमण तत्वों का। ठीक है, तो याद रखना है परिवर्तनीय संयोजकता संक्रमण तत्वों से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये ध्यान रखना है, देखिए संक्रमण तत्व कौन है? जो आपका डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का जितने तत्व है वो संक्रमण तत्व में आते हैं और वो क्या संयोजकता परिवर्तित इसका होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंयोजिक बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि? तो सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में क्या होता है? निम्न गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर बल कमज़ोर होते हैं। इंटरमोलिक्यूलर बल कमज़ोर होते हैं, इसमें इसलिए इसमें क्या है? निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं ना, निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होता है कि इसमें सहसंयोजिक बंध में, इसमें क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर बल कमज़ोर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से 2 प्रश्न और भी पूछा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। सहसंयोजिक आबंध में क्या होता है? इसमें गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। और आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। आयनिक यौगिक में क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा यहाँ डिस्कशन भी देखेंगे कि सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अणुओं के मध्य दुर्बल यानी कमजोर आकर्षण बल के कारण कम होते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध क्या होता है? देखिए बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बना रहेगा तो कमज़ोर रहेगा, और छोटे परमाणुओं से बना रहेगा बंध तो वो मजबूत रहेगा। ठीक है, तो बड़े परमाणु बोला तो बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध क्या होगा? कमज़ोर होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा, बहुत कमज़ोर है ना, बहुत कमज़ोर हो जाएगा ना। जब बहुत कमज़ोर ऑप्शन में दिया तो बहुत कमज़ोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध। ठीक है, सहसंयोजी आबंध, ये सहसंयोजी आबंध जो होता है, आयनिक आबंध में क्या होता है? आयनिक में गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, और सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट है सहसंयोजक बंध, 2 परमाणुओं के बीच
इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं डैश कोश को प्राप्त करते हैं। तो ये जिसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भरे हुआ होता है, कब होता है? अंतिम कक्षा में होता है, ठीक है। यानी कि बाह्यतम कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन को अष्टक पूरा करता है तो वो क्या होता है? बाहरी कक्षा में ना बाह्य कोशों को प्राप्त करते हैं, ठीक है। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोश को प्राप्त कर सके, ठीक है। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तब उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन के बनाने में दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार से करते हैं कि निर्मित अणु में प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिससे दोनों परमाणु पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोश को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या? परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। जैसे किसी भी तत्व की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि ये क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या है? 6 से परमाणु संख्या, तो इसका क्या होता है? 2 और 4। तो बाह्यतम कक्षा में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसका क्या हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का क्या इतना? 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? तो आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म क्या? देखिए आयनिक यौगिक में क्या होता है बताएं कि गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक आयनिक में आयनिक उच्च होता है, ठीक है। आयनिक में क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है और सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताए थे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन, है ना। चैप्टर नंबर 7 में क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नोट करवाते हैं जो कि आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और ये 2-4 पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी में क्या है? पूरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से आप लिख लीजिएगा। देखिए एक तरफ लिखिए आप ऑक्सीकरण, ठीक है, और एक तरफ लिखिए रिडक्शन यानी कि अपचयन, है ना। एक तरफ हो गया ऑक्सीकरण और एक तरफ अपचयन लिखिए, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है? देखिए ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा यानी ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। पहला पॉइंट लिखना है, ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन ग्रहण करेगा यानी वृद्धि होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट में लिखना है कि हाइड्रोजन का त्याग करेगा। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का त्याग होगा। अगर हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। फिर है तीसरा पॉइंट में याद रखना है इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या तो लॉस होगा, जो बोलिए, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग करता है, ठीक है। अब एक चीज़ क्या ध्यान में रखना है इसमें, ऑक्सीकरण में क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीकरण है ना, तो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, ठीक है। बाकी 2 चीज़ें जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ठीक है। ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण, यही चीज़ें याद रहेगा तो सभी क्वेश्चन, इससे कई क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आसानी से, ठीक है। अपचयन में की बात करते हैं तो अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का त्याग करता है, ठीक है। ठीक इसका उल्टा, जो ऑक्सीकरण में हुआ था चीज़ें, इसका ठीक उल्टा होगा अपचयन में। इसमें क्या होगा? जैसे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का ग्रहण किया था, है ना, ग्रहण किया था यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी। और अपचयन में क्या हो जाएगा? अपचयन में होगा ऑक्सीजन का त्याग होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर त्याग होता है यानी नष्ट होता है यानी त्याग होता है तो वो हो गया अपचयन, ठीक है।
अब क्या बताया कि ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा होता है अपचयन, यानी कि पहले में क्या हुआ, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण किया तो इसका ठीक उल्टा हो गया अपचयन में, क्या ऑक्सीजन का त्याग किया तो अपचयन कहलाया। अब बाकी चीज़ें जैसे ऑक्सीकरण में था क्या, हाइड्रोजन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो ठीक इसका उल्टा दोनों में हो जाएगा। यहाँ अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो जाएगा ना। हाइड्रोजन का ग्रहण की अगर होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का भी वृद्धि होगी यानी ग्रहण होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी कि रिडक्शन। ठीक है, तो अब क्या, तीन ही पॉइंट है, मेन 3 पॉइंट है क्या, ऑक्सीजन का ग्रहण करना और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, देखिए नाम से थोड़ा रिलेट करेंगे। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण किया है ना, ऑक्सीजन क्या लेता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण किया, बाकी जो दो चीज़ें हैं हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन त्याग किया। ठीक है, ये अगर ये वाला सिर्फ याद रखते हैं ऑक्सीकरण वाला, तो अपचयन वाला खुद याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका ठीक उल्टा कर देंगे। तो ऑक्सीकरण में आपको याद रखना, रट जाना है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का ग्रहण किया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और ठीक उसका उल्टा हो जाएगा अपचयन में, यानी कि ऑक्सीजन का त्याग किया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना आपको। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना, 2 लाइन और लिखिए क्या, कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण मतलब क्या, ये तीनों चीज़ें फॉलो करेगा। ठीक है, तो जिस यौगिक का, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन लिख लीजिएगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है। अपचायक यानी कि रिडक्शन है ना, अबकारक, रिडक्शन यानी कि अपचायक बोलिए या तो अबकारक बोलिए। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अबकारक कहा जाता है, यानी अपचायक कहा जाता है। ठीक है, तो आप अपचायक लिख लीजिए कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है, और जिस पदार्थ का अवकरण हुआ उसे ऑक्सीकारक या तो उपचायक कहा जाता है। ठीक है, तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है ना, अपचयन, अवकरण यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन, तो जिस पदार्थ का अवकरण हुआ यानी कि अपचयन हुआ उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है, फिर समझिए, 2 ही पॉइंट लिखना है। पहला क्या लिखे थे कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए बस, और फिर आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हुआ, तो 2 चीज़ बताए थे, एगो ऑक्सीकारक होता है और एगो ऑक्सीकरण हो गया, एगो अपचयन हो गया। ठीक है, तो अपचयन, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की वृद्धि, बाकी 2 चीज़ें त्याग होता है, बाकी 2 चीज़ें त्याग हुआ। ठीक है, और उसका ठीक उल्टा हो जाता है अपचयन में। ठीक है, तो उल्टा होता है यानी कि अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, ऑक्सीजन का लॉस, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ यानी कि ग्रहण किया, लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ तो यानी कि अपचयन, हाइड्रोजन का वृद्धि यानी अपचयन, यही हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है ना, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि या तो इलेक्ट्रॉन का वृद्धि, ये क्या कहलाएगा, अपचयन, और ऑक्सीजन का लॉस वो कहलाएगा क्या, अपचयन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसको भी थोड़ा पढ़ लेंगे कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाती है, इलेक्ट्रॉन का वृद्धि भी अपचयन कहलाएगा। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं निम्न प्राथमिक प्रकार की है, संयोजन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया और ऊष्माक्षेपी या तो ऊष्माशोषी आदि। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑक्सीकरण, तो पढ़ते हैं, पहला क्या है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण जो है क्या है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पूछा क्या, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने,
तो देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में बताएं कि ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, त्याग नहीं होता, ठीक है, ग्रहण होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ही तो ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को त्याग करने की प्रक्रिया, ये भी गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन त्याग करेगा लेकिन ऑक्सीजन क्या ग्रहण करता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की, तो गलत है, ये दोनों अगर साथ बोलता है तो गलत है। देखिए ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन त्याग करने की, ये सही है। ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो ये वाला ऑक्सीकरण में सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 460। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ का चयन करें। तो ऑक्सीकृत हुआ यानी कि ऑक्सीजन उसे मिला, जिसको ऑक्सीजन मिल गया वो ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ दो पदार्थ है यानी दो यौगिक है, एक है FeS और एक है O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो FeS जो है इसको यहाँ क्या हुआ, देखिए ऑक्सीजन इसको मिला है ना, ऑक्सीजन मिला यानी ऑक्सीकृत हो गया ये, ठीक है। तो FeS जो है, देखिए Fe और यहाँ S के पास क्या ऑक्सीजन आ गया, यानी ये FeS जो है ये ऑक्सीकृत हुआ। तो यही पूछा ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो FeS है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम से क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। अब उपरोक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम क्या है, ठीक, तो मैग्नीशियम क्या है ये आपको बताना है, तो ठीक है। तो मैग्नीशियम पे सिर्फ ध्यान देंगे। मैग्नीशियम क्या है, देखिए मैग्नीशियम होता है Mg, यानी इसका परमाणु संख्या 12 होता है। तो जब इसको करेंगे 2 8 10 2 12 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्याग करेगा। तो यहाँ पर त्याग जब करेगा तो यानी कि +2 होगा, ठीक है, देता है तो यानी +2 हो गया। तो मैग्नीशियम पर प्लस होता है और SO4 यानी सल्फेट पर -2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बना है इसमें क्या किया, Mg यानी मैग्नीशियम Mg+2 यानी कि, और यहाँ -2 है तो दो लोग बैलेंस हो गया, यानी कि 2 क्या किया, इसको दे दिया, ठीक है, इसको दे दिया, और यानी कि 2 इसको दे दिया, ये माइनस में था। तो इसमें क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या किया, त्याग किया है ना, दिया ये। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। अपचयन यानी कि अवकरण है ना, अवकरण हुआ। तो अब आपको बताना क्या, अपचायक। अपचायक कर्मक क्या होता है, अपचायक मतलब क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, Mg के बारे में पूछा, तो Mg में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है ना। ऑक्सीकरण में क्या बताए थे कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि जहाँ पर हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो वो ऑक्सीकरण हुआ। और 2 लाइन आपको लिखवाए थे कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक या तो उपचायक कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ यानी इलेक्ट्रॉन ये त्यागा है ना, सल्फेट को दिया तो ये त्यागा। जब Mg के बारे में पूछा तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागा यानी ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ यानी कि इसे अपचायक कहा जाता है, अपचायक कर्मक इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है, देखिए एक बताए सिर्फ ऑक्सीकरण का याद रखते हैं तो सब आपको तुरंत याद रहेगा, बाकी मतलब कि अपचयन का भी याद रहेगा। तो ऑक्सीकरण में क्या बताए थे कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ग्रहण किया, जैसे हाइड्रोजन ग्रहण किया यानी कि वो अपचयन में चला गया है ना, रिडक्शन में, यानी उसे अवकरण भी कहा जाता है। तो अपचयन में वो चला गया यानी अपचयन कहलाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, अपचयन है ना। एक होता क्या ऑक्सीकरण और एक होता क्या अपचयन, ठीक है। अपचयन को ही रिडक्शन बोलते हैं या अवकरण बोलते हैं, ठीक है। तो अपचयन
हाइड्रोजन का ग्रहण किया या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो वो अपचयन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो कौन इसमें अपचायक के रूप में कार्य करता है? अपचायक किसको बोलेंगे? जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाता है। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है देखेंगे। देखिए, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण करेगा या तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, है ना। तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो बात करते हैं क्या, देखिए दो यौगिक है यहाँ, एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों को ध्यान से देखना है। Fe2 और O3 में क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन का त्याग हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का त्याग हुआ है ना। ऑक्सीजन जो है यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन टूटा, ऑक्सीजन क्या हुआ? नहीं है, ऑक्सीजन का त्याग हुआ, लॉस हुआ, यानी कि ये अवकरण कहलाया। इसका क्या हुआ? अवकरण हुआ। ठीक है, तो जिसका अवकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक कहलाता है ना, उपचायक। लेकिन यहाँ क्या पूछा? अपचायक के रूप में कौन कार्य कर रहा है? तो अब देखेंगे इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ CO था, यहाँ पर क्या हुआ? CO2 हो गया, यानी ऑक्सीजन बढ़ा, यानी ऑक्सीजन ग्रहण किया, यानी CO का क्या हुआ? ऑक्सीजन वृद्धि हुआ, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ, है ना। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है ना, अपचायक कर्म कहा जाता है। ठीक है, तो अपचायक किसका हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ, है ना। अपचायक हुआ यानी कि ये इसका ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि ये अपचायक कहलाया, अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है ना। ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ यानी ऑक्सीकरण हुआ, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ अपचायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? अपचयन देखिए, ये इस थोड़ा सा क्या है, काफ़ी नाजुक है ना। एक अपचयन होता है, एक अपचायक होता है, तो ये थोड़ा रटना पड़ेगा ना। देखिए, अपचयन बोला तो अपचयन किसको बोलते हैं? सीधा अगर अपचयन लिखा है यानी कि अवकरण, है ना, यानी कि रिडक्शन, है ना। जो सिंपल दो है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण या तो अवकरण, है ना, अवकरण को बोलते हैं अपचयन। ठीक है, सीधा सीधी अवकरण यानी कि अपचयन। तो किसका अपचयन हुआ है? तो अपचयन मतलब क्या होगा? एक ऑक्सीकरण एक अपचयन। तो अपचयन में क्या होगा? उल्टा होता है ऑक्सीकरण का, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो दो यौगिक है, ये दोनों पे ध्यान देना पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड में ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या होता है इधर? जिंक के पास था ऑक्सीजन लेकिन ये यहाँ नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का त्याग हुआ। ऑक्सीजन का त्याग हुआ यानी कि अपचयन हुआ, सिंपल। जैसे इसका अपचयन होगा तो इसका अवकरण होगा। ठीक है, इसका अपचयन और इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, है ना। इसका अपचयन हुआ तो इसका ऑक्सीकरण होगा। तो हमसे पूछा क्या? अपचयन। तो अपचयन में क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ, है ना, जिंक का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंक का क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड का। तो अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ? तो जिंक का, है ना, जिंक का क्या हुआ? अपचयन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 465। अपचयन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, अपचयन और एक है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण वाला याद रखना है आपको सिर्फ, तो सब याद रहेगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रहण होता है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण में। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाता है अपचयन में। तो हाइड्रोजन का संयोजन ये अपचयन में होगा। ठीक है, ये सही है। ऑक्सीकरण का निष्कासन ये भी सही है अपचयन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है और हाइड्रोजन का त्याग ये ऑक्सीकरण में होता है ना, ऑक्सीकरण में होता है। तो ये वाला अपचयन के संबंध में ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, हाइड्रोजन का ग्रहण करना और ऑक्सीजन का लॉस होना, ये तीनों किसका है? अपचयन का है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, आभूषणों के धूमिल होने का कारण क्या है? तो उदाहरण क्या है?
तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जैसे आभूषणों का धूमिल होना या तो जंग लगना, ये सब क्या है, ऑक्सीकरण ये अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजरता है। ऑक्सीजन प्राप्त किया यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, यानी कि ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन प्राप्त किया तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का त्याग किया तो अपचयन। नेक्स्ट है, डैश की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होगा। तो देखिए सल्फर था और क्या हुआ, सल्फर आयन हो गया, यानी कि -2 हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, त्याग किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, नहीं माइनस जब हुआ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण किया, ग्रहण करता है ना, लेता है तभी माइनस होगा, ठीक है। अगर त्याग करता है तो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर क्या हुआ, सल्फर से सल्फाइड बना, यानी सल्फाइड होता है एस, यहाँ -2 हुआ, यानी -2 इस पर आया, यानी कि ये ग्रहण किया, लिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो ये अपचयन कहलाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ग्रहण जब करेगा तो अपचयन कहलाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन से कथन सत्य है। तो जिंक, यहाँ दो चीज़ों पर ध्यान देना, एक है यहाँ जिंक ऑक्साइड और एक है यहाँ कार्बन। आप देखना इसमें आगे क्या हुआ, तो जिंक के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ से त्याग हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ नहीं ना, यहाँ गायब हो गया, और यानी ऑक्सीजन का त्याग हुआ। ऑक्सीजन का त्याग हुआ यानी कि अपचयन, ठीक है। तो यहाँ जिंक का क्या हुआ, अपचयन हो रहा है ना, जिंक का क्या हुआ, अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, अपचयन हो रहा है। और आगे क्या लिखा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कार्बन यहाँ ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करना, तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये भी तो सही है ना, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ जिंक का अपचयन हो रहा था। कार्बन का अपचयन हो रहा है, ये गलत है, क्योंकि कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी 1 और 2 सही है दोनों, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन कैसा है। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण किया यानी कि ऑक्सीकरण हुआ, यानी ऑक्सीजन ग्रहण किया, जिसके पास ऑक्सीजन आ गया यानी ऑक्सीकृत हुआ वो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑक्सीकृत हुआ, ठीक है। अभिक्रिया के दौरान पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना अथवा इलेक्ट्रॉनों को त्यागना या तो हाइड्रोजन का त्यागना, ये सब क्या ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। नेक्स्ट है, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो पदार्थ कितना, दो, एक तांबा है और एक ऑक्सीजन है। तो तांबा क्या हुआ, देखिए यहाँ तांबा है, इसको क्या मिला, यहाँ ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिला यानी कि ऑक्सीकरण हुआ, है ना, ऑक्सीकरण हुआ। तो तांबा का हुआ, लेकिन यहाँ O2 है, यहाँ O है, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ त्याग हुआ। तो ऑक्सीजन का यहाँ क्या हुआ, अपचयन हुआ, ठीक है। तो सिर्फ है ना तांबा का ऑक्सीकरण हुआ, तो केवल तांबा का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। पूछा किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ, तो केवल तांबा का। नेक्स्ट है, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। तो जिंक से जिंक आयन, है ना, तो जैसे कि जिंक है, धातु है, और इसका जिंक आयन धातु क्या करता है, त्याग करता है ना, धातु त्याग करता है, देता है, यानी कि +2 होगा। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ऑक्सीकरण होगा, है ना। ऑक्सीकरण में क्या बताए थे कि ऑक्सीकरण में सिर्फ ऑक्सीजन ग्रहण करता है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ये त्याग किया है यानी कि ऑक्सीकरण ये है। नेक्स्ट है, H2CO और C यानी कार्बन द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। किस तत्व का अपचयन नहीं किया जा सकता है। हाइड्रोजन,
कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड, यानी कि इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। जैसे कैल्शियम का क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका हो गया ऑक्साइड, सीसा का, लोहा का ऑक्साइड और तांबा का ऑक्साइड। बोला कि किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ये है अभिक्रियाशीलता पर जो है ना, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है उस पर ये क्वेश्चन निर्भर है, ठीक है। जैसे कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है जैसे पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो ऊपर रहेगा, बाकी सब क्या है इससे नीचे है, तो ऊपर वाले जो अधिक अभिक्रियाशील है उसको अपचयन नहीं कर सकता ये। जैसे कैल्शियम यहाँ आ गया है ना, पहले ये चारों में से कौन है ऊपर, पहले आ गया। जैसे सोडियम होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम आ गया, यानी कैल्शियम का अपचयन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है। ऑक्सीकृत हो रही है यानी कि ऑक्सीजन उसे मिला, ठीक है। तो H2 यहाँ पर देखते हैं, इससे तो ऑक्सीजन गायब हुआ, ये H2 को ऑक्सीजन मिला, H2O हो गया, तो ये H2 क्या है, ऑक्सीकृत हुआ। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया है जिसमें, तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रेडॉक्स अभिक्रिया, ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है जिसमें, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी कि रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो इसमें चेक करना है कौन सा, बोला कि रेडॉक्स यानी दोनों नहीं हो रहा है। पहला क्या कथन है, जैसे इसमें जिंक ऑक्साइड है, इसमें क्या हुआ, यहाँ जिंक आया, तो यानी कि ऑक्सीजन इसका त्याग हुआ, यानी कि यहाँ पर अपचयन हुआ। अब इसमें ऑक्सीकरण होना चाहिए, है ना, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन यहाँ मिला, ग्रहण किया, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि अवकरण, इसमें अवकरण हुआ, इसमें ऑक्सीकरण हुआ, ये दोनों है, यानी कि इसमें अपचयन हुआ और इसमें ऑक्सीकरण हुआ, दोनों है, यानी ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। उसी तरह इसको देखते हैं मैंगनीज में, ऑक्सीजन ये हटा और यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आया, यानी दोनों हो रहा है, तो ये भी है। और बात करते हैं किसका, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, यहाँ सोडियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन आया, ठीक है। तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन आया, तो ये हो गया क्या, ऑक्सीकरण हो गया। और रही बात अपचयन की, तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, यहाँ O2 है, यहाँ सिंगल O है, तो ये अपचयन हो गया, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ क्या AgNO3 और यहाँ NaCl, इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए इसमें क्या हुआ ना, इसमें एक्सचेंज हो गया, AgNO3 जो है, तो Ag और इसका Cl आ गया, AgCl यहाँ देखिए बन गया, और यहाँ Na जो है ये NO3 यहाँ बना दिया, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसमें रेडॉक्स नहीं हो रहा है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, यानी कि 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इसको यहाँ भी समझिए, ये रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। और इसमें क्या हुआ था, इसमें है ना, इसको Ag इसके साथ Cl के साथ बनाया और Na जो है NO3 के साथ बना लिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है अभिक्रिया जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बनाया इतना तो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ। अब दोनों को देखेंगे, है ना, ये है और ये है, ठीक है। तो Mg पहले ओके देखते हैं, तो Mg यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ त्याग हुआ, ऑक्सीजन त्याग हुआ यानी कि ये अपचयन हुआ, लेकिन पूछा क्या ऑक्सीकरण, अब तो ये ऑक्सीकरण इसका हो जाएगा, है ना, इसका जैसे अपचयन हुआ तो इसका जरूर होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक बढ़ा, यानी ऑक्सीजन ग्रहण किया, वृद्धि हुआ, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ, है ना, ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है
खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है, ऑक्सीकरण, है ना। दुर्गंध आना या तो जंख लगना, ये सब क्या हो गया, ऑक्सीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट है 479, SnCl2 और 2HgCl2 से क्या बना, Hg2 और Cl2 और SnCl4। उपरोक्त अभिक्रिया में क्या हुआ, ठीक है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में हुआ कि देखिए इसमें क्या होता है, ये ऋणात्मक तत्व में जो वृद्धि होती है, जैसे कि ऋणात्मक तत्व जैसे क्या है, क्लोरीन क्या है, ऋणात्मक तत्व है। यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, और यहाँ क्लोरीन कितना हो गया, यहाँ 2, यहाँ है 2, 4 हो गया, ठीक है। ये क्लोरीन 4 हो गया, यानी कि ऋणात्मक तत्व में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ तो ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि SnCl2 ये क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, SnCl2 ऑक्सीकृत हुआ, ठीक है। यहाँ SnCl2 यहाँ पर बात कर देंगे, जैसे ये Cl2 है, यहाँ Cl4 हो गया, ठीक है। तो ये Sn जो Cl2 क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ। जैसे यहाँ समझिए, फिर देखिए जब दो अलग अलग यौगिक में ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है H2O2 प्लस Cl2, है ना, और ये क्या बना, 2HCl और O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, तो H2 और O2 किसके रूप में कार्य करता है ये बताना है। तो देखिए H2 और यहाँ O2 है और यहाँ Cl2 है। अब इसको देखिए H2, इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ, त्याग हुआ ना। हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन में क्या हुआ, एक ऑक्सीजन यहाँ था, इसके साथ ऑक्सीजन का त्याग हुआ, है ना। ऑक्सीजन का त्याग हुआ, यानी कि ऑक्सीजन का त्याग हुआ, वो ऑक्सीजन H2O2 और यहाँ क्या बना, 2HCl, H2O2 के बारे में पूछा है ना। H2O2 इस अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि एक अपचायक के रूप में। और अपचायक किसको बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं कि जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक कहा जाता है ना। तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण किसका होता है, जब ऑक्सीजन का वृद्धि होती है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या तो हाइड्रोजन का त्याग होता है, हाइड्रोजन का त्याग या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वो ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण जिसका होता है वो क्या है, अपचायक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन का त्याग हुआ ना, यहाँ H2 था और O2 था, इसमें हाइड्रोजन का त्याग हुआ, ठीक है। तो ये अपकारक या तो अपचायक कहलाया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बताया हुआ है H2O2 प्लस Cl2, इसमें क्या हुआ, -2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, -2 हुआ, ठीक है। तो अतः क्या हुआ, यहाँ पर H2O2 अपचायक की भांति कार्य कर रहा है। अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, ठीक है। जबकि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PbO2 और 4HCl PbCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। तो ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ इसमें कौन सा है, तो इसमें है ऑक्सीकृत, यानी कि ऑक्सीकृत यानी कि जिसके पास ऑक्सीजन आएगा, ये एक तो होता है वो कि ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जैसे कि
PbO2, यहाँ पर क्या हुआ Pb और यहाँ पर क्या HCl क्या हुआ H2 है ना, हाइड्रोजन की वृद्धि हुआ है ना, यहाँ H सिंगल है, यहाँ पर क्या हुआ H2 हो गया, हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ। हाइड्रोजन का वृद्धि क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का वृद्धि जो होता है यानी कि ग्रहण करता है तो वो अपचयन कहलाता है। ठीक है, अपचयन। और अपचयन किसको को बोलेंगे, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचयन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें किसका हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है ना, HCl। देखिए इसमें क्या हुआ H2 वृद्धि हुआ और क्लोरीन का HCl, यहाँ पर हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं। पहला क्या है कि एक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या उसमें हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है, तो ये तो सही है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन हटाने या तो इलेक्ट्रॉन हटाने के ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर दूसरा क्या है कि वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन हटाता है, ऑक्सीजन देता नहीं है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन त्याग करता है। ठीक है, ये वाला सही नहीं है। मान लो 482 का क्या है, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है, हाइड्रोजन का त्याग करता है, उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है और उसे हाइड्रोजन हटाता है, हाइड्रोजन का त्याग करता है, तो हाइड्रोजन का त्याग करता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, ये तो सही है। ठीक है, तीसरा में क्या है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, ये वाला गलत है। और वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, ये गलत है। देखिए वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन इसमें आया है ना, हाइड्रोजन इसमें प्लस हुआ, तो हाइड्रोजन जब प्लस हुआ तो ये क्या होता है, अवकरण यानी अपचयन कहलाएगा ये। ठीक है, ऑक्सीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी समझते हैं, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि है ना, हाइड्रोजनीकरण हुआ, हाइड्रोजन की वृद्धि हुआ, उसमें से ऑक्सीजन हटाने को अपचयन कहते हैं। उच्च दाब पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यानी निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के साथ संयोग करता है, उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। अतः वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का त्याग होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। तो ऑक्सीडाइजिंग जो है एजेंट, ये पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश, तो दहन क्या करता है, दहन में क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होती है और गर्मी भी पैदा कर देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, पहला क्या, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉनों की क्षति होती है। तो प्रोटॉनों की क्षति होती है ऐसा कोई बात नहीं है ना, प्रोटॉन के बारे में कोई है ही नहीं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बले क्षति होता है या तो ग्रहण होता है। ठीक है, तो ये तो गलत है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन जो रहेगा वो तो होगा ही नहीं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है।
तो इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है, ये भी गलत है, क्योंकि अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 486 का डी है ना। नेक्स्ट है, डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। दोनों किस में होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। नेक्स्ट है, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ कौन सा पूछा गलत है, तो जैसे कि यहाँ PbO है और एक PbO है और एक यहाँ कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ इसमें देखते हैं हुआ क्या। PbO में क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ था, ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, ऑक्सीजन का त्याग हुआ, यानी कि ये ऑक्सीजन का त्याग हुआ जैसे, तो यानी अपचयन हुआ, यानी कि जो लेड ऑक्साइड है इसका अपचयन होता जा रहा है। तो लेड का अपचयन हुआ, ये सही है। अब रही बात कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, उपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का उपचयन हो गया है ना। कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन आया, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण हुआ, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है ना। ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण को उपचयन कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण को उपचयन कहा जाता है, यानी कि ये वाला भी सही है ना, उपचयन। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी सही है। ठीक है, ए और बी, यानी कि कार्बन का उपचयन हो गया। कार्बन का क्या हुआ, देखिए कार्बन है, पहले इसको समझते फिर से। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये उपचयन हो रहा है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये उपचयन हो रहा है, यानी कि ये था कार्बन और वहाँ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण को ही अपचयन कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ लिख लीजिएगा ध्यान से, देखिए ऑक्सीकरण बोलिए या तो ऑक्सीकृत, देखिए एक ही चीज़ होता है, या तो उपचयन, ये ऑक्सीकरण वाला ही है उपचयन, या तो उसे अबकारक या तो अपचायक है ना। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक कहा जाता है। तो ये सभी एक जैसा है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण या तो ऑक्सीकृत या तो उपचयन या तो अबकारक या तो अपचायक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ क्या हुआ, लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ, और जबकि कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, यानी कि बी और सी इसका सही होगा। मालूम, कार्बन मतलब लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड है ना, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ये वाला। ठीक है, ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का त्याग हुआ, जैसे यानी कि ऑक्सीकरण हुआ। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या होता है, उसे अपचायक कहा जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, हो रहा है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग हुआ, ऑक्सीजन यहाँ था और यहाँ ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का त्याग हुआ यानी अपचयन हुआ। तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ये वाला सही है। ठीक है, इसमें पूछा गलत कौन है, तो ये दोनों गलत है। मालूम, ये यहाँ क्वेश्चन क्या था, कौन गलत है। तो इसमें लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ, ये सही है, डी सही है। और फिर क्या है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, ये और ये सही है, यानी कि ये और ये गलत है। गलत वाला पूछा था, यानी कि ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न तत्व में कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। तो अपचायक कारक नहीं है कौन सा, तो इसको कैसे समझेंगे। देखिए अपचायक कारक नहीं है, देखिए अपचायक यानी कि धातु है ना, अपचायक यानी कि धातु, ऐसे ध्यान रखना है। अपचायक यानी कि धातु, तो इसमें अपचायक कारक नहीं है कौन सा, देखिए ये है धातु, ये है
जस्ता धातु है, ये है धातु, ये है धातु, और ये इसमें क्लोरीन जो है ये क्या है, अपचायक कारक नहीं है, ठीक है, ये अधातु है, ठीक है। तो ऑक्सीकारक, ये देखिए अपचायक यानी कि धातु और ऑक्सीकारक यानी अधातु, ठीक है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक या तो अवकारक कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अपचायक के उदाहरण होता है जस्ता, कोक, सोडियम, हाइड्रोजन आदि। नेक्स्ट है निम्न में से एक कैटायन है। तो कैटायन किसको बोलेंगे? कैटायन यानी कि होता है क्या, धनायन। तो धनायन कौन सा है? देखिए कार्बोनेट की अगर बात करते हैं तो CO3 ये -2 होता है, ठीक है। आपसे पूछा क्या कैटायन, ये धनायन कौन सा है? तो ये हाइड्रोक्साइड अगर देखिएगा तो ये क्या होता है, OH-1 होता है। नाइट्रेट देखेंगे NO3 -2 होता है। और ये अमोनियम क्या होता है? अमोनियम होता है NH4+ होता है, ठीक है, ये प्लस वाला होता है। धनायन कौन सा है? ये अमोनियम। अमोनियम जो है ये धनायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति जो है ये यौगिक का वास्तविक आवेश प्रदर्शित करती है। जैसे ऑक्सीकरण होता है तो या तो इलेक्ट्रॉन का जैसे त्याग हुआ या तो वो क्या लिखाता है, प्लस लिखाता है, ठीक है। जैसे अब OH था पहले तो -1 है, यानी कि ये क्या है, और ये इसमें क्या ग्रहण किया या तो त्यागा। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, उसका जो मेन वास्तविक आवेश है वो बताता है, ठीक है। तो किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यौगिक के वास्तविक आवेश को निर्धारित करती है, अर्थात जितनी परमाणु की संयोजकता होती है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे सोडियम की बात करें तो यहाँ इसकी संयोजकता क्या 1 है, तो ये ऑक्सीकरण इसका कहलाता है ये, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या +1। जैसे विद्युत अपघटन और विद्युत रासायनिक श्रेणी है ना, 8वां चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? देखिए अधिक अभिक्रियाशील में ना आपको याद रख लीजिएगा ना, कई क्वेश्चन इससे बनेगा। देखिए अभिक्रियाशील में सबसे ज़्यादा होता है किसका अभिक्रियाशील? पोटेशियम का, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ये वाला लिख लीजिएगा लिस्ट, कई क्वेश्चन इससे बनेगा, ठीक है। सबसे होता है अभिक्रियाशील पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर है आपका एल्युमिनियम, फिर इसके बाद है जिंक। जिंक होता है किससे ज़्यादा? लोहा से होता है। फिर आपका लोहा होता है ज़्यादा किससे? सीसा से। फिर उसके नीचे आएगा टीन है, ये टीन है, ये फिर सीसा, और फिर आएगा हाइड्रोजन, फिर तांबा, कॉपर, फिर पारा, फिर उससे कम अभिक्रियाशील होगा चांदी, उससे कम होगा सोना, और उससे कम होगा प्लेटिनम, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, याद रखना है, लिख लीजिएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उससे नीचे ये घटते क्रम में बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे जो ऊपर है ये अभिक्रिया सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है पोटेशियम का, ठीक है। फिर है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, सीसा, और हाइड्रोजन, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। लास्ट में कौन है? चांदी, सोना, प्लेटिनम। अब देखिए सबसे क्या बोला, तांबे से अधिक। तो तांबा कहाँ? यहाँ है, ठीक है। तांबा से अधिक कौन सा है? तो तांबा से अधिक में देखिए चांदी आ जाएगा, है ना। चांदी ये आपका कहाँ है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, हाँ चांदी पूछा क्या? तांबे से अधिक। तांबा आपका जैसे यहाँ कॉपर है आपका यहाँ है, ठीक है। तो चांदी से अधिक है बोला, कौन सा तत्व? तांबे से अधिक। तांबे से अधिक नहीं है चांदी, है ना। चांदी क्या है? नीचे यहाँ है ना, लास्ट में चांदी है। चांदी, सोना, प्लेटिनम सबसे नीचे है ये सब। तो ये नहीं है, ये नहीं है, सोना भी नहीं होगा, जिंक हो जाएगा ना। जिंक जो है यहाँ है, जिंक का अभिक्रियाशील ये किससे? तांबा से अधिक है ना। तांबा से अधिक है यहाँ जिंक, ठीक है। तो ये वाला लिस्ट याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। तो लवण जल के, लवण क्या हुआ, जैसे नमक है ना NaCl, और जल यानी कि H2O, तो इसके विद्युत अपघटन से क्या बनेगा, तो NaCl और H2O, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, Na और OH बनता है ना, यहाँ O और H, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा है ना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। तो वही लिस्ट आपको याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्या किससे पूछा, तांबे से अधिक है ना अभिक्रियाशील नहीं है, यानी कि तांबा से नीचे आएगा वो। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, जिंक, लोहा और टीन, उसके बाद सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। अब देखिए तांबा से अधिक यानी कि ये सब नहीं होना चाहिए, तांबा से अधिक नहीं हो कौन, चांदी, देखिए है ना, चांदी जो है तांबा से क्या नीचे, सबसे लास्ट में, नीचे में क्या, सबसे लास्ट में 3 गो, सबसे लास्ट वाला भी याद रखना है, चांदी, उसके बाद है उससे नीचे सोना, उसके बाद प्लेटिनम। तो चांदी जो है नीचे है ना, तांबा से क्या हुआ, अधिक अभिक्रियाशील नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तांबा से ऊपर है जिंक है, लोहा है और ये वाला सीसा भी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, सबसे ज़्यादा है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, ठीक है। अब इसमें से देखिए ऑप्शन में कहाँ कैल्शियम यहाँ है, ठीक है। अब इसके बाकी सब तो इससे नीचे होगा, तो कैल्शियम सबसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है ऑप्शन के अनुसार, ऐसे तो पोटेशियम है, ठीक। नेक्स्ट है कि इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे, तो इसका है ना जलीय विलयन से, किसका, लवण का, ये नमक का, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही यानी घटते क्रम में सही है। तो सबसे ऊपर वाला 2-3 याद रखते हैं, फिर नीचे वाला तो क्या धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। ऊपर क्या पोटेशियम है ना, फिर है सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ कैल्शियम यहाँ पर है, तो इसमें कैल्शियम है, बाकी पोटेशियम और सोडियम रहेगा तो ही इससे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम है नहीं, तो सबसे ऊपर यहाँ क्या होगा, कैल्शियम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। सबसे कम जैसे आता है तो सबसे कम नीचे वाला जाइए, कौन है, चांदी और सोना और प्लेटिनम। तो चांदी, सोना, प्लेटिनम, आप देखिए चांदी से नीचे है सोना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। चांदी की तुलना में कम है यानी कि चांदी से ऊपर है, तो चांदी से नीचे कौन है, चांदी से नीचे सोना है, प्लेटिनम है, तो सोना प्लेटिनम है, पूछा कम अभिक्रियाशील है यानी कि नीचे होगा, तो चांदी से नीचे क्या हो जाएगा, सोना, ऑप्शन नंबर बी। जो जितना अधिक ऊपर रहेगा वो अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 500, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। तो एल्युमिनियम से कम, तो अब इसको क्या है याद रखना है आपको, देखिए सबसे ऊपर है पोटेशियम, फिर है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। और उसके नीचे आता है जिंक, फिर है लोहा। तो पूछा क्या, एल्युमिनियम से कम, तो ये जो एल्युमिनियम से ऊपर है ये वाला आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एल्युमिनियम से कम में देखिए यहाँ सोडियम दिया हुआ, ये तो होगा नहीं, सोडियम यहाँ ऊपर है एल्युमिनियम से। फिर क्या हुआ, मैग्नीशियम जो है ये भी नहीं होगा, है ना, एल्युमिनियम से ऊपर है। कैल्शियम भी नहीं होगा, तो जिंक जो है ये हो जाएगा, एल्युमिनियम से नीचे है जिंक, ठीक है। ये कम अभिक्रियाशील है एल्युमिनियम से। तो ये वाला आपको जो है लिस्ट, ये वाला याद रखना, कई क्वेश्चन बनेगा ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम, जिंक, जिंक के बाद क्या हुआ, जिंक हो गया, लोहा, उसके नीचे लिखिएगा टीन, उसके नीचे सीसा, उसके नीचे लिखना है हाइड्रोजन, फिर उसके नीचे लिखना है तांबा, फिर लिखना है पारा, उसके नीचे लिखना है आपको 3 चीज़ क्या, चांदी, सोना और प्लेटिनम। ठीक है, तो इस तरह से ये लिस्ट याद रखना है, कई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्वेश्चन क्या था ध्यान में नहीं आ रहा है। आज का क्वेश्चन है कि सीरिया की राजधानी कहाँ है। ठीक है, सीरिया की राजधानी आपको बताना कहाँ है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।